हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन विद आरती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका कोड 507 का है और आपकी डिमांड के अनुसार कि सभी एमसीक्यू एक वीडियो में लाए जाएं तो बिल्कुल हम लेके आ रहे हैं। 506 के जो एमसीक्यू हैं वो आपके डल चुके हैं और 3 पार्ट में है, हैज 1, हैज 2 एंड हैज 3। क्योंकि अगर एक वीडियो में ही देते तो वो वीडियो आपका 2.5 से 3 घंटे का बन रहा था, जो आपको भी डाउनलोड करने में भी प्रॉब्लम होती। सो हमने इनको पार्ट पार्ट में कर दिया है। 40 या 45 मिनट के ऐसे ही वीडियोस हैं, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उन एमसीक्यू के वीडियोस का लिंक मैं दे दूंगी, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से देख लेते हैं हैज 1 यानी पार्ट 1 का 507 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। देन इसके बाद इसका मैं हैज 2 भी लेके आऊंगी। इसके बाद आपके लिए जो लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन है उनको ही एक वीडियो में मैं अवेलेबल करवा दूंगी। और आप पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं तो पर्सनली मैं पीडीएफ तो व्हाट्सएप में नहीं सेंड कर सकती। मैं जो मेरा ग्रुप बना हुआ है मैं उसमें पीडीएफ डाल दूंगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज दोपहर तक में मैं जितने भी पीडीएफ मेरे पास हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के हों, शॉर्ट के हों, एमसीक्यू के हों, सभी मैं अवेलेबल करवा दूंगी। चलिए फिर देख लेते हैं वीडियो। थोड़ी सी पीडीएफ यहाँ पे आई थिंक उतनी क्लियर नहीं है जितनी होनी चाहिए, उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगी। इन्हीं क्वेश्चनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से कि पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि दोस्तों, पड़ोसी, रिश्तों और अन्य समान रिश्तों को किस रिश्तों के अंतर्गत रखते हैं। और ये ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में बताया था, लेक्चर वीडियो में। तो दोस्त जो होते हैं, दोस्तों को पड़ोसी रिश्ते जो होते हैं और अन्य समान रिश्तों को देखिए तृतीयक रिश्ते में रखते हैं, ठीक है ना। प्रथम रिश्ते में परिवार आता है जिसमें माँ बहन भाई होते हैं। द्वितीयक रिश्ते में दादा दादी चाचा चाची लोग होते हैं। और जो आपका तृतीयक रिश्ता होता है यानी प्राथमिक में माँ बाप फैमिली होती है, द्वितीयक में चाचा चाची दादा दादी लोग होते हैं, तृतीयक में दोस्त पड़ोसी और अन्य रिश्ते होते हैं। रिक्त स्थान भर लेते हैं। भूमिका एक व्यक्ति की डैश का समुच्चय है, तो भूमिका एक व्यक्ति की क्रियाओं का समुच्चय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सोसाइटी शब्द सोसाइटस से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है दोस्त। और जो सोसाइटी शब्द है वो सोसाइटस से उत्पन्न है, तो जिसका अर्थ दोस्त और क्या होता है। तो देखिए बंधु, दोस्त और बंधु, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। सोसाइटी शब्द सोसाइटस से लिया गया है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो सोसाइटी शब्द है वो किस शब्द से बना है, तो सोसाइटस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो दोस्त और बंधु होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समुदाय किसका संगठक है, किसका संगठक है। तो समुदाय जो है समाज का संगठक है, ठीक है ना। परिवार के संबंध में कौन सा कथन ठीक है, अब यहाँ पे बता। तो देखिए इसमें पहला है कि परिवार पहला विद्यालय है जहाँ बच्चे अपना प्रारंभिक अधिगम शुरू करते हैं। यहाँ पे ठीक कथन बताना है, सही कथन बताना है। दूसरा देख लेते हैं कि परिवार किसी भी समुदाय एवं समाज की एक मौलिक इकाई है और परिवार का विश्व भर में सार्वभौमिक अस्तित्व है। उपरोक्त सभी, राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि सच में परिवार जो होता है, तो बच्चे पहली जो पाठशाला बच्चों की होती है, विद्यालय स्कूल होता है, वो परिवार ही होता है, घर होता है, जहाँ पे बहुत कुछ सीखता है। फिर दूसरा सही है कि परिवार किसी भी समुदाय और समाज की एक मौलिक इकाई होती है और परिवार का विश्व भर में सार्वभौमिक अस्तित्व है। तो जो तीनों ऑप्शन है सही है। थोड़ा सा माफी चाहूंगी, नॉइज प्रॉब्लम हो रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि समाजशास्त्री ने धर्म को पवित्र चीजों में संबंधित मान्यताओं एवं आदतों को एकीकृत प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है। अब आपको बताना है। तो जो आपके इमाइल डर्खिम है और बहुत ही फेमस है समाजशास्त्री हैं, तो इन्होंने ये कहा था कि जो धर्म है जो पवित्र चीजों से संबंधित मान्यताओं एवं आदतों को एकीकृत प्रणाली के रूप में इन्होंने बताया था धर्म को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सार्वभौमिक कार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सार्वभौमिक कार्य है। तो देखिए समाज के सदस्यों का समाजीकरण करना, ये भी शिक्षा का मेन काम है। अगली पीढ़ी को संस्कृत संप्रेषित करना, ये भी शिक्षा का ही काम है। मानव संसाधन से संबंधित समाज की जरूरतों को परिपूर्ण करना, ये भी शिक्षा से काम है। उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है ना। तो शिक्षा का सार्वभौमिक काम, इसको थोड़ा याद भी कर लीजिएगा, क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे, तो आप लिख सकते हैं पॉइंट बना के। समाज के सदस्यों का समाजीकरण करना शिक्षा का काम होता है। बिना शिक्षा के समाजीकरण हो ही नहीं सकता है। संस्कृति जो होती है वो अगले पीढ़ी तक स्थानांतरित हो, तो बिना शिक्षा के हो ही नहीं सकती। कोई लिखने वाला नहीं होगा, बताने वाला नहीं होगा, तो कैसे संस्कृति आगे की पीढ़ी में संप्रेषित होगी, आगे की पीढ़ी में बढ़ेगी जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विद्वान के अनुसार राजनीति मुख्यतः शक्ति के विभाजन और समाज में सत्ता से संबंध है। ये किसने कहा था, आपके टॉलकॉट ने, और या फिर टीवी बार्टमोर ने कहा था, या फिर ये कहा था आपके जॉन डीवी ने। इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर आपका होगा
खा यानी कि टीबी बार्टमोर ने कहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय समाज में अनेकता में इनमें से कौन सा कारक नहीं है। भारतीय समाज में अनेकता में इनमें से कौन सा कारक नहीं है। एकता में नहीं, अनेकता की बात चल रही है, तो देखिए वर्ग प्रणाली जो है इसको कारक नहीं माना जाता अनेकता में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय महाद्वीप के प्राचीनतम निवासी नहीं है। भारतीय महाद्वीप के प्राचीनतम निवासी नहीं है, आपको बताना है। तो आपने पहले भी पढ़ चुका है कि कौन कौन सी 4 जातियां होती हैं, कौन कौन से निवासी हैं। 501 में आपने इसको पढ़ा है। तो देखिए इसमें जो नार्डिक क्षेत्रीय होते हैं ये प्राचीनतम भारतीय उपमहाद्वीप के निवासी नहीं है, बल्कि नेग्रिटो, प्रोस्टो, ऑस्ट्रेलाइड और मंगोलाइड जो है ये प्राचीन निवासी हैं भारत के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय भाषा भारतीय संविधान में सूचीबद्ध नहीं है। कौन सी क्षेत्रीय भाषा है जो भारतीय संविधान में सूचीबद्ध नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन और इसके पहले वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भील, गोंडी और कुमायूं जो है ये तीनों भाषाएं आपकी भारतीय भाषा में सूचीबद्ध हैं। इनको स्थान दिया गया है एक रीजनल लैंग्वेज के रूप में, ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय समाज में एकता के लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। एकता के लक्षण जो होते हैं उनमें से कौन सा नहीं है। एक राजनीतिक अस्तित्व, पृथक समुदाय, वर्ग प्रणाली और अगला है हमारा नेक्स्ट है सामान्य संस्कृति। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका पृथक समुदाय, क्योंकि पृथक समुदाय जो होगी तो एकता के लक्षण कैसे हो सकते हैं। ये तो पृथकता के लक्षण हो गए, अलगाव के लक्षण हो गए, तो एकता के लक्षण में पृथक समुदाय नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है कि धर्म दीन ए इलाही किस राजा की संकल्पना थी। धर्म दीन ए इलाही, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है अकबर की संकल्पना थी धर्म दीन ए इलाही, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत में आए कौन सा समूह विश्व के भागों से आए प्रवासियों का प्रमुख समूह है। अब बताना है कि इनमें से जो नाम नीचे दिए हैं इनमें से कौन सा समूह है, कौन सा नाम है जो भारत में विश्व के विविध भागों से आए हुए अप्रवासियों का समूह है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी मंगोल, कुषाण और शक जो थे भारत में बाहर से आए हुए अप्रवासी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक के लेखक कौन है। भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है। तो देखिए A.R. देसाई जो है इसके राइटर हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि किस विचारक ने यह तर्क दिया कि विद्यालय एक लघु चित्र है और समाज का परावर्तन थोड़ा वैयक्तिक है। ये आपको बताना है कि किसने तर्क दिया, किसने कहा कि विद्यालय एक लघु चित्र है और समाज का परावर्तन थोड़ा वैयक्तिक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, या फिर इसमें राइट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी ने कहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा है, रिक्त स्थान भरने के लिए कि विद्यालय और विद्यालय प्रक्रिया का अंतिम मुद्दे सामाजिक प्रगति डैश की वृद्धि और पोषण करना है। तो देखिए प्रजातंत्र के विस्तार की वृद्धि और पोषण करना है। ओके, संस्कृत को निम्नलिखित प्रकार से किसने परिभाषित किया। संस्कृत को निम्नलिखित प्रकार से किसने परिभाषित किया है। किस एक जटिल संपूर्णता जिसमें समाज के एक सदस्य के रूप में व्यक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान, मान्यताएं, कला, नियम, नैतिकता, रीतियां और अन्य योग्यताएं मवाक्य शामिल है। ये किसने कहा है। तो देखिए E.V. टेलर जो है उन्होंने कहा है। ओके, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात किन संवैधानिक प्रावधानों ने कुलीनतावादी उपागम को समानतावादी उपागम में बदल दिया। अब संवैधानिक प्रावधान यहाँ पे अनुच्छेद बताने हैं जिसने कुलीनतावादी उपागम को समानतावादी उपागम में बदल दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 से 45। ये अनुच्छेद 21 जो है आपका मूल अधिकार और शिक्षा का अधिकार है, ठीक है ना। ये जो अनुच्छेद 21A है शिक्षा का अधिकार और 45 जो है मूल अधिकार है। दोनों ये आपके इंपॉर्टेंट हैं और यही है कुलीनतावादी को समानतावादी में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सही या गलत का देख लेते हैं कि सामाजिक गतिशीलता के 2 महत्वपूर्ण कारक है, शिक्षा और आय स्थिति, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं क्या है ये सही या गलत है। तो राइट है, बिल्कुल सही आंसर है ये। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया कैसे विकसित होती है। शिक्षा की प्रक्रिया कैसे विकसित होती है। तो उपरोक्त सभी से, यानी सामाजिक संरचना में, सामाजिक नियमों में, मूल्य प्रणालियों में शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो विकसित होती है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, परंपरागत रूप से शिक्षा किन धार्मिक संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है। परंपरागत रूप से शिक्षा किन धार्मिक संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है, तो देखिए ईसाई मिशनरियों और इस्लामी मदरसों और बौद्ध विहारों द्वारा, क्योंकि परंपरागत रूप से पूछा है और धार्मिक संस्थाओं द्वारा पूछा है, दो चीजें यहाँ पे हैं, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रांस के समाज शास्त्री जो आपके थे पियरे बेंडूरा ने देखा कि शिक्षा प्रभावी वर्ग की संस्कृति को स्थायी करता है। इस परिदृश्य को उन्होंने क्या कहा था। जो पियरे बेंडूरा है उन्होंने देखा था कि शिक्षा प्रभावी वर्ग की संस्कृति को स्थायित्व करता है, स्थायी करता है। तो इस परिदृश्य को उन्होंने क्या नाम दिया था, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन नाम दिया था। क्या दिया था, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन नाम दिया था। ओके, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि समाजवादी राज्य सामान्य शिक्षा प्रणाली का दावा करते हैं, इसका मुख्य उदाहरण है। जो समाजवादी राज्य होते हैं वो सामान्य शिक्षा प्रणाली का दावा करते हैं, इसका मुख्य उदाहरण क्या है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका का, यानी जर्मनी इसका मुख्य उदाहरण है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैर औपचारिक शिक्षा से संबंधित नहीं है। गैर औपचारिक शिक्षा से संबंधित नहीं है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा खा, यानी थोड़ा दृढ़ पाठचर्या प्रस्तुत करता है, जो कि औपचारिक शिक्षा से संबंधित नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों की उपस्थिति अपेक्षित नहीं होती है, विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच संपर्क को घटाता है, अधिकांश गतिविधियां संस्थान से बाहर होती है, बिल्कुल सही है, औपचारिक शिक्षा से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, जो मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली होती है किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपको बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है ये। तो देखिए गैर औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, गैर औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, जो कि आप कर रहे हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, गैर औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक हमें हमारे समुदाय से बांधे रहते हैं। ऐसे कौन से कारक है, फैक्ट है, जो हमें हमारे समुदाय से समुदाय होता है उससे बांध के रखते हैं, जोड़ के रखते हैं। व्यवसाय, प्रथाएं, भाषा, उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। व्यवसाय, बिजनेस है, जो भी प्रथाएं हैं, जो भी लैंग्वेज भाषाएं हैं, रिलीजन्स हैं, ये सभी चीजें हमें बांध के रखती हैं हमारे समुदाय से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि शिक्षा के समुदाय की भागीदारी का उद्देश्य शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, जिसका तात्पर्य है शिक्षा के समुदाय की भागीदारी का उद्देश्य शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, जिसका तात्पर्य क्या है, सभी बच्चों के लिए विद्यालय सुविधाओं की उपलब्धता, सभी बच्चों को नामांकन प्राप्त करने एवं प्रणाली को सभी विद्यार्थियों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी बनाना, केवल का या फिर केवल का और खा दोनों। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा के का और खा दोनों, यानी कि शिक्षा के जो समुदाय की भागीदारी का उद्देश्य शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण आपको पता होगा, आपने 502 में इसको पढ़ा है, 501 में, यानी कि शिक्षा का सबके लिए होना, ठीक है ना। सार्वभौमिकरण यानी पूरे विश्व में जो शिक्षा है पूरे विश्व में सबके लिए उपलब्ध कराई जाए, अवेलेबल करवाई जाए, शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। तो सभी बच्चों के लिए विद्यालय सुविधाओं की उपलब्धता हो, सभी बच्चे जो है विद्यालय जाएं, स्कूल जाएं, सभी बच्चों को नामांकन प्राप्त करने एवं प्रणाली को सभी विद्यार्थियों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी बनाना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरना है। शैक्षिक प्रणाली को समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित वित्तीय, मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए डैश की भागीदारी एक साधन है। किसकी भागीदारी, तो समुदाय की। शैक्षिक प्रणाली को समर्थ बनाने के लिए अपेक्षित वित्तीय, मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए समुदाय की भागीदारी एक साधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समुदाय को किन स्तरों पर विद्यालय शिक्षा की योजना में शामिल होना चाहिए। समुदाय को किन स्तरों पर विद्यालय शिक्षा की योजना में शामिल होना चाहिए, गांव, प्रखंड, जिला या उपरोक्त सभी। देखिए समुदाय को किन स्तरों पर, तो उपरोक्त सभी स्तरों पर, इसका राइट आंसर घा, यानी उपरोक्त सभी स्तरों पर शिक्षा, विद्यालय की जो शिक्षा है उसकी जो योजनाएं हैं उसमें शामिल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि समुदाय निम्नलिखित में से किस तरीके से विद्यालय शिक्षा में योगदान कर सकता है।
समुदाय निम्नलिखित में से किस तरीके से विद्यालय शिक्षा में योगदान कर सकता है, यानी समुदाय जो हेल्प करता है विद्यालय के लिए तो कौन से तरीके हैं, धन, सामग्री एवं श्रम के योगदान के माध्यम से, या विद्यालय ना जाने वाले बच्चों के लिए सर्वेक्षण में भाग लेकर, बाल श्रम पर जागरूकता बनाने में, उपरोक्त सभी। राइट आंसर इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए मैं आंसर देख लेती हूँ। घ यानी उपरोक्त सभी, मतलब समुदाय जो है विद्यालयीन शिक्षा में हेल्प कर सकता है धन, सामग्री एवं श्रम के योगदान के माध्यम से, धन भी देकर। विद्यालय जो छात्र नहीं जाते हैं, बच्चे नहीं जाते हैं, उनके लिए सर्वेक्षण में भाग लेकर कि कौन से ऐसे बालक है, बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, उनको स्कूल तक पहुंचाया जाए, और बाल श्रम पर जागरूकता बनाने में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबाकर उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और उसे सेव करें, ताकि जो भी न्यू वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको इजी से अवेलेबल हो जाए। थैंक यू। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। विद्यालय शिक्षा को सुधारने में समुदाय निम्नलिखित में से किन कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। विद्यालय शिक्षा को सुधारने में समुदाय निम्नलिखित में से किन कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से कार्य होते हैं समुदाय के। अब आपको यहाँ पे ये देखना, क्वेश्चन सीधा सा है कि विद्यालय शिक्षा में योगदान के लिए, विद्यालय शिक्षा को सुधारने के लिए समुदाय के निम्नलिखित कौन कौन से कार्य होते हैं। शिक्षकों की नियुक्ति करने में सहायता देना, शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाना, विद्यालय के विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थित दर को बढ़ाने में, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसका होगा उपरोक्त सभी। चलिए देख लेते हैं। तो घ इसका देखिए राइट आंसर है। तो शिक्षकों की नियुक्ति करने एवं सहायता देना, शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाना, विद्यालय के विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति दर को बढ़ाने में जो समुदाय होते हैं विद्यालयीन शिक्षा में सहायता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि माता पिता एवं अभिभावक विद्यालयों के साथ अपने ज्ञान एवं कौशलों को किस तरह से साझा करते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो माता पिता होते हैं, जो अभिभावक पेरेंट्स होते हैं, वो विद्यालय के साथ अपने ज्ञान एवं कौशलों को किस तरह से साझा करते हैं। तो खेल, प्रशिक्षकों की भोजन से सहायता करते हैं, या विद्यालय वार्षिकोत्सव के आयोजन में सहायता करते हैं, या विद्यालय की सभाओं में सक्रिय भागीदारी लेते हैं। उपरोक्त सभी तरीकों से। राइट आंसर उपरोक्त सभी तरीकों से, यानी माता पिता जो होते हैं, अभिभावक जो होते हैं, खेल, प्रशिक्षकों की भोजन से सहायता करते हैं, विद्यालय वार्षिकोत्सव के आयोजन में जो भी एक्टिविटी होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, विद्यालय की सभाओं में सक्रिय भागीदारी लेते हैं, जो भी पीटीएम जो भी एक्टिविटीज होती है उसमें हो जाते हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन शायद मिस हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि गांव वार्ड का नक्शा तैयार करने में निम्नलिखित में से कौन सहायता कर सकता है। यदि गांव वार्ड का नक्शा तैयार किया जाता है तो उनमें से कौन सहायता करते हैं। ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि, समुदाय के सदस्य, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी गांव वार्ड का नक्शा तैयार करने में ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि, समुदाय के सदस्य होते हैं, सभी हेल्प करते हैं। रिक्त स्थान भर लेते हैं। गांव वार्ड का नक्शा विकसित करने की प्रक्रिया डैश योजना कहलाती है, तो सूक्ष्म योजना कहलाती है। ठीक है ना। गांव और जो वार्ड होते हैं तो उनके जो नक्शे बनाए जाते हैं तो वो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, तो वो प्रक्रिया आपकी सूक्ष्म प्रक्रिया कहलाती है। सूक्ष्म योजना निम्नलिखित में किसकी सहायता से हो सकती है। सूक्ष्म योजना निम्नलिखित में किसकी सहायता से हो सकती है। सर्वेक्षणों के द्वारा, सहयोगी अधिगम या कार्य तकनीकों के द्वारा, समूह केंद्रित विचार के द्वारा, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर का उपरोक्त सभी होगा। सूक्ष्म योजना निम्नलिखित जो है, सूक्ष्म योजना जो है सर्वेक्षणों के द्वारा, सहयोगी अधिगम एवं कार्य तकनीकों के द्वारा, समूह केंद्रित विचार के द्वारा सहायता करके हो सकती है। सहभागी अधिगम एवं कार्य तकनीकें सूचना संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किन प्रतीकों के उपयोग पर भरोसा करती हैं। सहभागी अधिगम एवं कार्य तकनीकें सूचना संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किन प्रतीकों के उपयोग पर भरोसा करती हैं। चपाती समुदाय दृष्टिकोण, बीज डंडों एवं झंडों का प्रयोग, केवल का और खा। तो का और खा, जनरली आपके जो आंसर है का और खा ही हो रहे हैं। इस चीज को थोड़ा सा कुछ ऐसे मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगी जिनमें दोनों ऑप्शंस आपके सही होंगे। ठीक है। तो बीज डंडों एवं झंडों का उपयोग, चपाती समुदाय दृष्टिकोण, ये सभी होते हैं जिन प्रतीकों का उपयोग करती हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समृद्धि परियोजना के मुख्य उद्देश्य नहीं है। ऐसे कौन से प्राथमिक समृद्धि जो परियोजना होती है उसके मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है। सार्वभौमिक नामांकन तथा गुणवत्ता शिक्षण के माध्यम से औपचारिक शिक्षा प्रणाली में अवधारणा, विद्यालय की संवर्धित आधारभूत संरचना, समुदाय एवं शिक्षा प्रशासनों के बीच एक अंतःपृष्ठ बनाना, उपयुक्त सभी। तो समुदाय एवं शिक्षा प्रशासकों के बीच एक अंतःपृष्ठ बनाना, ये जो प्राथमिक समृद्धि परियोजना होती है इसके मुख्य उद्देश्य नहीं है, और जो दो दिए हुए हैं इसके उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य बस्ती शिक्षा समिति से संबंधित थे।
निम्नलिखित में से कौन से कार्य बस्ती शिक्षा समिति से संबंधित थे? नामांकन, उपस्थिति, अधिगम प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी नामांकन, उपस्थिति, अधिगम प्रक्रिया ये सभी कार्य बस्ती शिक्षा से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि समुदाय निम्नलिखित में से किस तरीके से सहायता नहीं करती है? समुदाय जो है किस तरीके से सहायता नहीं करती है? शिक्षा के महत्व पर जागरूकता सृजित करना, सेवा प्रदान करने में भागीदारी, बस्ती पर नक्शा तैयार करने पर, या वित्तीय संसाधन सहायता प्रदान कर। तो राइट आंसर खा हो जाएगा, यानी सेवा प्रदान करने में जो भागीदारी होती है वो सहायता नहीं करती है समुदाय। पहला क्वेश्चन है कि हमारे देश में शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की शुरुआत किस नीति से हुई थी? सार्वभौमिकरण के जो लक्ष्य को प्राप्त करने की शुरुआत किस नीति से हुई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, शिक्षा कर्मी परियोजना, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जो है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी। ठीक है ना, प्राप्ति रखी गई थी कि लक्ष्य जो है शिक्षा सब तक पहुंचे, सार्वभौमिकरण का शिक्षा सब तक पहुंचे, तो जिस इसका लक्ष्य जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रखा गया था। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए भारत के मुख्य कार्यक्रम के रूप में सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया गया? शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, शिक्षा सब तक पहुंचे, इसके लिए भारत के जो मुख्य कार्यक्रम के रूप में सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया? सिंपल सा क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया गया? 2000 में, 2003 में, 2002 में, 2004 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2002 में। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? शिक्षा का सार्वभौमिक पहुंच और इसका प्रतिरक्षण, लिंग भेद और सामाजिक वर्गों के मध्य की दूरी को मिटाना, बालकों के अधिगम स्तर को बढ़ाना, और उपरोक्त सभी। देखिए इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। सर्व शिक्षा अभियान के जो प्रमुख लक्ष्य हैं कि शिक्षा का सार्वभौमिक पहुंच हो, यानी सभी तक ये पहुंचे, लिंग भेद इसमें ना हो, सामाजिक जो वर्ग होते हैं वो भी इसमें ना हो, और बालकों के अधिगम स्तर को भी बढ़ाया जाए, सीखने के स्तर को बढ़ाया जाए। सत्य या असत्य बताइए क्या है ये? 3 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है वो क्या है? तो ये असत्य है। 3 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए नहीं, बल्कि 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो 3 की जगह 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सत्य असत्य बताना है कि सत्य असत्य से मतलब है कि इसमें आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। जैसे निर्माणात्मक अधिगम विधि में शिक्षक विद्यार्थियों में अवधारणा विकास को सरलीकृत करता है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, किस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों में अवधारणा विकास को सरलीकृत करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा निर्माणात्मक जो आपकी विधि होती है उसके अंतर्गत। सत्य या असत्य फिर से बताना है, प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार केवल एसएमसी से संबद्ध होता है, शिक्षकों से नहीं, तो ये असत्य है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक 2 प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक डैश विद्यालय होना चाहिए। क्या एक डैश विद्यालय होना चाहिए? उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रत्येक 2 प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक विद्यालय, कौन सा एक विद्यालय होना चाहिए? उच्च या फिर प्राइमरी लेवल का या फिर मध्य? तो इसमें उच्च प्राथमिक हो जाएगा। इनमें से कौन सी विशेषता शिक्षण व्यवसाय की नहीं है? हाँ के लिए बाई और नहीं के लिए यन द्वारा संकेत आपको देना है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सी विशेषता शिक्षण व्यवसाय की नहीं है। इसमें विशिष्ट कौशल और प्रशिक्षण निहित होते हैं, सही है ये। अनुसंधान क्रियाकलाप आवश्यक नहीं होते हैं, गलत है यानी नहीं। शिक्षण में वैज्ञानिक प्रक्रियाएं निहित होती हैं, हाँ। जीवन मूल्य इस व्यवसाय का एकीकृत अंग होने चाहिए, हाँ। यह व्यक्तिगत स्तर पर और स्वतंत्र रूप से अनुगमन नहीं आ सकता है, तो नहीं। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है शिक्षण व्यवसाय की विशेषता नहीं है, तो वो आपको याद रखना होगा और इसमें 4 ऑप्शन आपसे दे दिए जाएंगे, एक को आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है ना, इसमें यस और नो में दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कितने रुपए प्रति विद्यालय शिक्षण अधिगम उपकरणों के लिए प्रावधान किया गया है? यानी सर्व शिक्षा जो अभियान है इसके अंतर्गत कितने रुपए विद्यालय प्रशिक्षण अधिगम उपकरण के लिए रखे गए हैं? 10,000, 5,000, 15,000, 20,000। तो 10,000 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान ने विकलांग बालकों के समावेशन हेतु कितनी राशि प्रति बालक के लिए प्रावधान की है? 1000, 1100, 1200 या फिर 1300? तो 1200 रुपए यानी सर्व शिक्षा अभियान ने विकलांग बालकों के समावेशन हेतु राशि रखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें डैश ने अवलोकन किया कि विद्यालय प्रणाली का एकमात्र महत्वपूर्ण घटक शिक्षक होते हैं। यानी किसने अवलोकन किया? क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा किसने अवलोकन किया कि विद्यालय प्रणाली का एकमात्र महत्वपूर्ण घटक शिक्षक होते हैं? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, आपके ऑप्शन में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमिकाएं एक शिक्षक द्वारा निर्वाहित की जाती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी भूमिकाएं एक शिक्षक द्वारा निर्वाहित की जाती हैं जिसका पालन जो है शिक्षक करता है? कार्य है शिक्षक का कक्षा प्रबंधक, प्रशिक्षक, ज्ञान का सृजक या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी होता है। कक्षा का प्रबंध करना, मैनेजमेंट करना प्रशिक्षक का काम है। ज्ञान का सृजक जो होता है ये सब कौन करता है? शिक्षक करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब शिक्षक किसी अन्य संस्था प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, जब शिक्षक किसी अन्य संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो इसे ऑफ साइट अप्रोच कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन साइट अप्रोच को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये शिक्षकों को ऑन साइट और ऑफ साइट दो चीजें हैं यहाँ पे। तो प्राथमिकता दी जाती है ऑन साइट अप्रोच को क्योंकि यह शिक्षकों को कार्यस्थल से हटाती नहीं है, प्रत्यक्ष अधिगम हो जाता है या विद्यालय में ही प्रशिक्षण दिया जाता है। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी होता है। कार्यस्थल से हटाती नहीं है, प्रत्यक्ष अधिगम हो जाता है, विद्यालय में ही प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान भरना है। महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित स्वदेशी शिक्षा थी। तो महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित कौन सी स्वदेशी शिक्षा थी आपको बताना, इस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबाकर उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और उसे सेव करें ताकि जो भी न्यू वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको इजी से अवेलेबल हो जाए। थैंक यू। बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा और इसके दो और नाम है तालीमी शिक्षा और वर्धा शिक्षा। यानी महात्मा गांधी द्वारा जो प्रस्तावित स्वदेशी शिक्षा थी उसके 4 नाम है। बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, तालीमी शिक्षा और वर्धा शिक्षा के नाम से भी ये जानी जाती है, तो याद रखिएगा। स्थान भरना है। BRC और CRC की स्थापना डैश की योजना के अंतर्गत की गई थी। किसके अंतर्गत की गई थी? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी DPEP के अंतर्गत की गई थी। एक इसमें चीज आप लोग जरूर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। BRC का फुल फॉर्म, CRC का फुल फॉर्म और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो यानी DPEP है, इसका जो कभी कभी DPP पूछ के इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद करना है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन बन सकता है कि BRC और CRC की स्थापना की योजना किसकी गई थी, किसके अंतर्गत की गई थी? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि रिक्त स्थान यहाँ पे भी भरना है। NCERT शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था मॉडल के अंतर्गत करता है। किस मॉडल के अंतर्गत करता है? तो देखिए, कास्केड मॉडल या प्राप्त प्रतिरूप जो होते हैं उसके अंतर्गत करता है। ठीक है, SSA में यानी सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षकों के लिए कई भूमिकाओं को सूचीबद्ध किया गया है। वे कौन सी भूमिकाएं हैं जिनको सूचीबद्ध किया गया है? समावेशी कक्षा कक्ष, असंगतता का उन्मूलन, शिक्षक व्यवहार हेतु मानदंड और उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी SS में सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षकों के लिए कई भूमिकाओं को सूचीबद्ध किया गया, भूमिकाएं सभी होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। किस शिक्षण प्रतिरूप में प्रशिक्षण 2 या 3 श्रेणी प्रणाली में प्रदान किया जाता है? किस शिक्षण प्रतिरूप में प्रशिक्षण 2 या 3 श्रेणी प्रणाली में प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर होगा प्रपात प्रतिरूप, आमने सामने संस्थानिक प्रतिरूप, दूरस्थ शिक्षा प्रतिरूप। इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा का, यानी कि प्रपात प्रतिरूप में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। NCERT ने शिक्षकों को NPE 1986 के नए मुख्य विषय यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 की, उसके नए मुख्य विषय क्षेत्र से परिचित कराने के मुख्य उद्देश्य के साथ साथ किस प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रारंभ किया था? यानी NCERT ने जो शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है उसके मुख्य विषय क्षेत्र से परिचित कराने के लिए जो मुख्य उसके उद्देश्य थे, किस प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रारंभ किया था मुख्य उद्देश्य के लिए?
स्पोर्ट है, और PMOST पीमोस्ट है, और DLED है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका पीमोस्ट यानी PMOST। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सर्वप्रथम समुदाय शब्द को साझा मूल्यों वाले लोगों द्वारा स्थापित एक समूह के रूप में किसने परिभाषित किया। आपको बताना है कि जो समुदाय शब्द था तो वो एक साझा मूल्यों वाले लोग इसमें रहते हैं, स्थापित एक समूह होता है। तो ये किसने कहा था, किसने डिफिनीशन दी थी इसकी, ये आपको इसमें बताना है। अरस्तु, डेलर, एप्पल, मिसेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि समुदाय के विभिन्न प्रकार हैं। समुदाय के कौन कौन से प्रकार हैं। भौगोलिक समुदाय, मानव जाति और धार्मिक समुदाय, शैक्षिक संबंधों पर आधारित या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी समुदाय के जो प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, तो उसमें भौगोलिक समुदाय, मानव जाति समुदाय, धार्मिक समुदाय, शैक्षिक संबंधों पर आधारित समुदाय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि स्थानीय समुदायों में विविधता किन कारणों से हो सकती है। तो देखिए, स्थायी समुदायों में जो विविधता होती है जनसंख्या, भाषा, धर्म, इन सभी से होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो स्थानीय समुदाय में विविधता जो होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा देश है यहाँ विविधता में एकता के दर्शन होते हैं। और विविधता किन चीज़ों से होती है, जैसे एक समाज में लोग रह रहे हैं, उस समाज में बहुत सारे धर्म के लोग रह रहे हैं, बहुत सारी उनकी अलग अलग बोलियां हैं। ठीक है ना, तो अलग धर्म के, अलग बोलियों के लोग, अलग समाज के लोग रह रहे हैं, तो ये हो जाती है कि समुदाय में विविधता। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। भारत में ग्रामीण समुदाय प्रभावी रूप से किस आधार पर विभाजित है। जो ग्रामीण समुदाय हैं वो किस आधार पर विभाजित है, जाति पर, पंथ पर, धर्म पर, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी भारत में ग्रामीण समुदाय जो है वो प्रभावी रूप से इन सभी आधार पर विभाजित है। जात के नाम पे भी समुदाय बने हुए हैं, पंथ, धर्म, इन सभी पे बने हुए हैं। ठीक है ना, यानी हर एक धर्म के अपने अलग अलग समुदाय हैं। निम्नलिखित में से समुदाय के कौन से संरचनात्मक एवं कार्यात्मक लक्षण शिक्षा को प्रभावित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है कि सामाजिक सांख्यिकी, आप चाहे तो इसका आंसर आप अपने आप भी बता सकते हैं। चलिए मैं आपको आंसर नहीं दिखाऊंगी और आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से समुदाय के कौन से संरचनात्मक एवं कार्यात्मक लक्षण शिक्षा को प्रभावित करते हैं। सामाजिक सांख्यिकी है, विश्वास प्रणाली है, रीति और परंपराएं हैं, या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, तो उपरोक्त सभी जो है ये प्रभावित करते हैं समुदाय के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक लक्षण। ये मतलब समुदाय की शिक्षा है उनको प्रभावित करते हैं ये सभी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। रिक्त स्थान को भरना शीर्ष से शिक्षा कर्मी परियोजना किस राज्य से संबंधित है। यानी कि रिक्त स्थान को भरना ये एक स्लोगन दिया गया है। ठीक है ना, एक लाइन दी गई है, ये शीर्षक है। अब आपको बताना है ये शिक्षा कर्मी परियोजना है एक, तो किस राज्य से संबंध रखती है, किस राज्य में रिक्त स्थान को भरना है नाम से, एक स्लोगन से, एक शीर्षक से शिक्षा कर्मी लोगों को यानी टीचरों की नियुक्ति की जाती है। तो उस राज्य का आपको नाम बताना है। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी भी है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में रिक्त स्थान को भरना है नामक एक शीर्षक, एक स्लोगन, एक लाइन से बनाई गई है, और जो मेन किसके लिए बनाई गई है, शिक्षा कर्मी परियोजना के लिए। क्वेश्चन को उलट भी सकता है, क्वेश्चन को पूछ सकता है कि रिक्त स्थान को भरना है शीर्षक है किस परियोजना के लिए बनाया गया है। ठीक है ना, ये लाइन जो है किस परियोजना के लिए है, तो शिक्षा कर्मी परियोजना के लिए है। ठीक है ना, देश जहां शैक्षिक सुधारों की प्रक्रिया सफल हो चुकी है वे ऐसे देश हैं जहां, यानी कुछ देश ऐसे हैं जहां शैक्षिक सुधारों में यानी शिक्षा में सुधार की जो प्रक्रिया की जा रही थी वहां वो सफल हो चुके हैं, शिक्षा में सुधार हो चुका है। तो वो ऐसे देश हैं जहां माता पिता, शिक्षक और समुदाय दृढ़ निश्चय दिखाते हैं, या सतत संवाद से समर्थित होते हैं, आर्थिक सहायता से समर्थित होते हैं, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी जहां शैक्षिक सुधार हो चुके हैं शिक्षा में, तो वो ऐसे देश वहां पे हुए हैं। कहाँ पे हुए हैं, जहां माता पिता, शिक्षा और समुदाय पर दृढ़ विश्वास दिखाते हैं, सतत संवाद से समर्थित होते हैं और आर्थिक सहायता से समर्थित होते हैं। ये सभी जहाँ पे लक्षण पाए जाते हैं वहाँ पे जो शिक्षा के प्रति शैक्षिक सुधार, शिक्षा में सुधार के लिए कदम उठाया गया था वो सफल हुआ है। शिक्षा कर्मी परियोजना किससे संबंधित है, शिक्षक की अनुपस्थिति से जूझने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, विद्यालय में भोजन वितरण से, उपरोक्त सभी।
तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा, शिक्षा कर्मी परियोजना किससे संबंधित है? राइट आंसर का हो जाएगा शिक्षक की अनुपस्थिति से। शिक्षकों की नियुक्ति तभी की जाती है जब शिक्षक की कमी होती है। तो शिक्षक की अनुपस्थिति स्कूल में बहुत कम थी, इसलिए वहां पे शिक्षा कर्मी परियोजना चलाई गई। ठीक है। प्रोपेल क्या है? एक क्रिया शोध परियोजना ग्रामीण समुदाय को प्राथमिक विद्यालयों की रूपरेखा बनाने में आगे बढ़ाता है। केवल का और खा। राइट आंसर होगा का और खा, यानी जो प्रोपेल है वो आपका एक क्रिया शोध परियोजना भी है और जो ग्रामीण समुदाय को प्राथमिक विद्यालयों की रूपरेखा बनाने में आगे बढ़ाता है। सामुदायिक मालिकाना के विभिन्न सूचक हैं। अब आपको बताना कि जो सामुदायिक मालिकाना होता है उसके इंडिकेटर कौन कौन से हैं। समुदाय एवं विद्यालय के बीच लेन देन का संबंध स्थापित होता है, या आपातकाल में समुदाय के द्वारा विद्यालय की देखभाल होती है, या विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियों में समुदाय की सहभागिता होती है। उपरोक्त सभी क्वेश्चन समझिएगा कि सामुदायिक मालिकाना के विभिन्न इंडिकेटर सूचक कौन कौन से हैं। तो देखिए समुदाय एवं विद्यालय के बीच लेन देन के संबंध भी स्थापित होते हैं। क्योंकि समुदाय की बहुत बड़ी भूमिका होती है विद्यालय में। आपातकाल में समुदाय के द्वारा विद्यालय की देखभाल भी होती है, समुदाय करता है। विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियों में समुदाय की सहभागिता भी होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका घ, यानी उपरोक्त सभी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य बच्चे कितने माह की आयु के बीच अपना पहला शब्द बोलते हैं? 12 से 18, 10 से 12 ये माह में है, और 10 से 18 या फिर 12 से 15, क्योंकि माह ऊपर लिखा हुआ है। तो राइट आंसर का होगा 12 से 18, यानी 1 साल से 1.5 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं। 12 से 18 यानी 1 से 1 ईयर 6 मंथ, यानी 1 से 1.5 साल के बीच में बच्चे जो होते हैं पहला शब्द बोलने लगते हैं। तो हो सकता है माह की जगह आपसे ईयर पूछ ले, और यदि ईयर पूछता है, यदि 1 से 1.5 साल होता है तो आपका राइट आंसर होगा। यदि सिर्फ 1 साल होता है तो वो भी सही होगा, यदि 1.5 साल सिंगल होता है तो वो भी सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको माइंड में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। पानिया क्या है? जाति समूह है, जनजातियों का एक प्रकार है, गैर सरकारी संस्था है, सरकारी कार्यक्रम है। तो देखिए पानिया जो होती है जनजातियों का एक प्रकार होती है। ठीक है, जो जनजाति होती है उनमें एक प्रकार पाई जाती है पानिया। ठीक है, राइट आंसर खा होगा, जनजातियों का एक प्रकार। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि जनजाति सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में माहुल के वृक्ष का क्या उपयोग है? माहुल का वृक्ष का उपयोग पूछा गया है। जो ये जनजाति लोग होते हैं, यानी कि जो आदिवासी लोग होते हैं, उन लोगों के जीवन में क्या इसका उपयोग है कि वृक्ष के फल को सब्जी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। बीज का प्रयोग तेल निकालने के लिए, फूल से मदिरा निकलता है। उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। माहुल का मतलब आई थिंक यहाँ पे शायद महुआ हो सकता है, मैं इतना मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता दूं शायद महुआ हो, क्योंकि इसके जो वृक्ष के फल होते हैं उनका सब्जी भी, कोवा जिसे कहते हैं, उसकी सब्जी भी बनती है। बीज का प्रयोग तेल निकालने में भी किया जाता है, और ये एक मेडिसिन होती है जो बहुत यूजफुल होती है, और फूल से इसका जो मदिरा होता है वो बनता ही बनता है, एक तरह से फल से कह लीजिए। तो माहुल जो है इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 10 केंद्रिक कौशल क्वेश्चन देख लेते हैं जो विस्तृत रूप से कितने वर्गों में विभाजित है। 10 केंद्रिक कौशल हैं जो विस्तृत रूप से कितने वर्गों में विभाजित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 वर्गों में ये विभाजित है। ओके, अगला क्वेश्चन, सृजनात्मक विवेचनात्मक चिंतन किस कौशल के अंतर्गत आते हैं? सृजनात्मक विवेचनात्मक चिंतन किस कौशल के अंतर्गत आते हैं? सामाजिक चिंतन, संवेदनात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा चिंतन कौशल के अंतर्गत सृजनात्मक विवेचनात्मक चिंतन आते हैं। ओके, तो राइट आंसर इसका खा हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रिक कौशल सामाजिक कौशल के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा केंद्रिक कौशल सामाजिक कौशल के अंतर्गत नहीं आता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो प्रभावी संचार, स्व जागरूकता, तदानुभूति, या फिर निर्णय निर्माण। कौन सा ऐसा केंद्रिक कौशल जो सामाजिक कौशल के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका निर्णय निर्माण। जो है वो केंद्रिक कौशल होता है जो सामाजिक कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि अंतर्वैयक्तिक संबंध के बारे में कौन सा कथन ठीक है? अंतर्वैयक्तिक संबंध के बारे में, ये सकारात्मक तरीके से लोगों के साथ संबंध होने में सहायता करता है, या मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने और बनाए रखने में सक्षम साधन भी है, और का और खा दोनों ठीक हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका गा हो जाएगा। यहाँ पे आंसर है लेकिन मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो गा हो जाएगा। का और खा दोनों ही, यानी सकारात्मक तरीके से लोगों के साथ संबंध होने में सहायता करता है, और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने और बनाए रखने में सक्षम साधन भी है।